प्लूटो को हबल स्पेस टेलीस्कोप नहीं देख पाता क्योंकि प्लूटो सूरज से बहुत ज्यादा दूर है और बहुत कम रोशनी की वजह से हम प्लूटो को देख नहीं पाते। लेकिन इस तस्वीर को देखें, ये प्लूटो की तस्वीर है जिसे इवेंट हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो से 4,50,000 किलोमीटर की दूरी से खींचा था। लेकिन आप यहाँ नोटिस करें कि ये इमेज कितनी ज्यादा क्लियर है। यहाँ पर आप रोशनी को भी देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे सूरज की रोशनी इस पर बहुत ज्यादा पड़ रही है। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आखिर हबल स्पेस टेलीस्कोप इसे क्यों नहीं देख पाता, और क्या प्लूटो के पास कोई एटमॉस्फेयर है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सके। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप से हमने कायनात में अरबों लाइट ईयर्स दूर तक चीजों को देखा और इन दोनों टेलीस्कोप से कई चीजों की तस्वीरें भी खींची। लेकिन जब ये दोनों टेलीस्कोप प्लूटो की तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं तो हमें प्लूटो की धुंधली तस्वीर क्यों दिखाई देती है। आखिर प्लूटो में ऐसा क्या है कि वो हमें जमीन से धुंधला दिखाई देता है। ये सवाल साइंस की दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। इसका जवाब मिलेगा आपको स्पेस टेलीस्कोप में लगे कैमरा के कॉन्सेप्ट में। देखें, साइंसदान किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस टेलीस्कोप से कैप्चर करके उसका डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए कैमरे के हिसाब से इमेज को आर्क्स मिनट और आर्क सेकंड्स की डिग्री में डिवाइड कर देते हैं, जिस प्रोसेस को एंगुलर सेपरेशन कहा जाता है। आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट किसी टेलीस्कोप की इमेज में जितने ज्यादा आर्क मिनट और आर्क सेकंड के एरिया को कवर करेगा, वो चीज हमें उतनी ज्यादा साफ दिखाई देगी। इस तस्वीर को देखें, जैसे ही ये लड़का कैमरे के बहुत ज्यादा करीब खड़ा हुआ तो इसके फेस की डिटेल को हम बहुत क्लियर देख सकते हैं। यहाँ तक कि हम हॉन्ट की डिटेलिंग को भी अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तस्वीर को देखें तो इसमें आप लड़के के फेस को उतने अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहे जितने अच्छे तरीके से पहली तस्वीर में देख पा रहे थे, क्योंकि दूसरी इमेज वाले लड़के का फेस पहली इमेज वाले लड़के से ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से इसका फेस उतने पिक्सल में नहीं आ रहा जितने पिक्सल में पहले लड़के का था। और प्लूटो पर भी यही रूल लागू होता है। अगर मैं बात करूं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, जो हमारी जमीन से 25 लाख लाइट ईयर्स दूर मौजूद है, इतनी ज्यादा दूर होने के बावजूद भी इसका आर्क मिनट 101.92 बाय 140.76 है। वहीं प्लूटो जो सूरज से बहुत ज्यादा दूर है और इसका साइज भी बहुत ज्यादा छोटा है। इन दोनों वजूहात की वजह से ये हमें 0.05 आर्क सेकंड का दिखाई देता है, यानी एक आर्क सेकंड से 20 गुना छोटा। यही वजह है कि प्लूटो हमें टेलीस्कोप में इतना ज्यादा धुंधला दिखाई देता है, जबकि लाखों लाइट ईयर्स दूर मौजूद गैलेक्सी हमें इतनी ज्यादा साफ दिखाई देती है कि हम उसके अंदर मौजूद केमिकल्स को भी आसानी से देख पाते हैं। प्लूटो को प्लेनेट की पोजीशन से हटाने के बाद कई सालों तक उसे इनएक्टिव और डेड प्लेनेट माना गया। लेकिन 2022 में न्यू हॉरिजॉन की टीम ने प्लूटो की बिल्कुल क्लियर फोटो को स्टडी करके ये कहा था कि प्लूटो काफी ज्यादा एक्टिव ऑब्जेक्ट है। जिसके बाद प्लूटो को देखने का साइंसदानों का नजरिया बदल गया, जिसके बाद कई लोग ये सवाल करने लगे कि क्या प्लूटो पर एटमॉस्फेयर मौजूद है, यहाँ भी वो बाकी सैयारों की तरह एयरलेस है। 1980 में ये डिस्कवरी हुई थी कि प्लूटो के पास भी जमीन की तरह अपना एक एटमॉस्फेयर मौजूद है और इसका ये एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से भरा हुआ है। नाइट्रोजन के अलावा यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस मौजूद है और ये दोनों गैसेस जमीन पर इतनी ज्यादा पाई जाती हैं। इसके डेटा की वजह से 40 साल पहले ही पता चल गया था कि प्लूटो पर एटमॉस्फेयर मौजूद है। लेकिन जब न्यू हॉरिजॉन प्लूटो के पास से गुजरा तो हमें प्लूटो के बारे में और भी बहुत कुछ दिखाई दिया। न्यू स्टडी के मुताबिक प्लूटो का एटमॉस्फेयर जमीन के मुकाबले में काफी ज्यादा पतला है। हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर सरफेस से 600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, जबकि प्लूटो का एटमॉस्फेयर उसकी सरफेस से 7000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। यानी इसका एटमॉस्फेयर जमीन के एटमॉस्फेयर से बड़ा है, लेकिन बड़ा होने की वजह से ये इतना डेंस नहीं है। यानी प्लूटो के पास एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन इतना डेंस नहीं है कि उसके अंदर कोई लाइफ सांस ले सके, और इतना कम भी नहीं है कि उसे एयरलेस कहा जा सके। ये बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि प्लूटो का नाम एक 11 साल की बच्ची ने रखा था। 1930 में 11 साल की इस लड़की को पता चला कि हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लेनेट को फाइंड किया गया है, तो उसने अपने ग्रैंडफादर को उस नए प्लेनेट का नाम प्लूटो रखने का कहा और फिर इसका नाम प्लूटो रखा गया। लेकिन इसका साइज सूरज से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से इसे प्लेनेट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। असल में प्लूटो कुइपर बेल्ट में मौजूद है और वहाँ इस साइज जैसे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर हो रहे थे।
जिनमें सीरिस, इरिस, हाउमिया, मेक जो इसे इन नए मिलने वाले ऑब्जेक्ट से खास बना सके। इसीलिए इसको प्लेनेट की लिस्ट से निकालकर ड्वार्फ प्लेनेट की लिस्ट में डाल दिया गया और इसी वजह से आज हमारे सोलर सिस्टम में 9 नहीं बल्कि 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं। इस वीडियो को देखें, इसमें चांद हमारी जमीन को ऑर्बिट कर रहा है। ठीक उसी तरह प्लूटो भी एक पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या प्लूटो भी किसी चीज के चक्कर लगाता है जिसे हम दूर होने की वजह से नहीं देख पाते। असल में जब दो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्सेस वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ग्रेविटेशनली लिंक्ड होते हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे पर अपनी तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। अगर ये इफेक्ट बहुत ज्यादा ना हो तो इसका असर प्लेनेट के रोटेशन पर इतना ज्यादा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर चांद की ग्रेविटी की वजह से जमीन अपनी रोटेशन से नहीं हिलती, लेकिन चांद की ग्रेविटी की वजह से जमीन की लहरें एक स्टेबल रफ्तार से चलती हैं। अब जैसे प्लूटो के गिर्द चारोन घूमता है, ठीक उसी तरफ चारोन भी प्लूटो को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से प्लूटो भी अपनी जगह से हिलता है और एक पॉइंट के चारों तरफ रोटेट करने लग जाता है। इस पॉइंट को बेरी सेंटर के नाम से जाना जाता है और ये चीज हमारे सोलर सिस्टम में भी देखी जाती है। जिस तरह सभी सैयारे सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक उसी तरह जुपिटर सूरज के सेंटर ऑफ मास को अपनी ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से सूरज भी एक खास पॉइंट पर रोटेट करता है और इसी पॉइंट को सोलर सिस्टम का बेरी सेंटर कहते हैं। प्लूटो के अंदर ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता चल सका। हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें पता चल जाए। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं हबल से खींची गई इस तस्वीर की। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको क्या लग रहा है, ये किस चीज की तस्वीर है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये एक स्टार की तस्वीर है जिसका एटमॉस्फेयर कार्बन यानी कच्चे डायमंड का बना हुआ है। असल में डायमंड्स कार्बन से ही बनते हैं। जब कार्बन पर प्रेशर डाला जाता है तो वो डायमंड्स में तब्दील हो जाता है और स्टार का पूरा एटमॉस्फेयर कार्बन का बना हुआ है। ये हमारी जमीन से 400 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है और ये हमारी जमीन के करीब ढूंढा गया पहला ऐसा स्टार है जिसका एटमॉस्फेयर कार्बन का बना हुआ है। इस स्टार का नाम CW लियोनिस है। ये एक सुपर जायंट स्टार है। इसने अपने सारे ईंधन को कंज्यूम कर लिया है और बहुत जल्द इसके अंदर एक धमाका होने वाला है। इस स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से ये स्टार अपने अंदर मौजूद मटेरियल को बाहर निकाल रहा है। बाहर निकलकर ये मटेरियल इसके गिर्द इकट्ठा हो रहा है और आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये सारा मटेरियल कार्बन का बना हुआ है। अगर इस स्टार में धमाका होता है तो कार्बन के बादल पूरी कायनात में फैल जाएंगे और इनमें न्यू स्टार्स और प्लैनेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से इसी तरह कायनात में चीजों की फॉर्मेशन होती है और ये हबल टेलीस्कोप से खींची गई कमाल की तस्वीर थी। अब बात करते हैं इस तस्वीर की। ये भी एक आँख की तरह दिखाई दे रही है। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो हमारी जमीन से 17 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। साइंटिस्ट इसको ब्लैक आई और इवल आई गैलेक्सी भी कहते हैं क्योंकि इस गैलेक्सी के अंदर काले बादल मौजूद हैं, जिनसे ये गैलेक्सी बहुत खौफनाक दिखाई देती है। इस गैलेक्सी का नाम NGC 426 है और ये वाकई में एक शानदार तस्वीर है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।